आज हमारे साथ डॉक्टर चंद्रा हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं और जिन्होंने ट्रिपल तलाक केस को रिप्रेजेंट किया था, महिलाओं की तरफ से रिप्रेजेंट किया था, मुस्लिम महिलाओं की तरफ से। और वो एडवोकेट थी ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड की। तो वो महिलाओं की एडवोकेट थी और उन्होंने बहुत देर से ये इस केस को लड़ रहे थे और बहुत इस पर मेहनत की। और उनसे ख़ास बातचीत करते हैं कि जो आज इन्होंने लड़ाई जीती है उसमें किस तरह की दिक्कतें आई और उसका आगे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी के अंदर, और जो कुरान में लिखा हुआ था क्या वो वही था जो अभी तक इम्प्लीमेंट हो रहा था, या कुरान में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ था। मैडम, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप बहुत बड़ी ऐतिहासिक आपकी जीत हुई है। मैडम, ये बताइए कि आप ये जो केस है कब शुरू हुआ था? ये केस शुरू हुआ था 2015 में। एक शायरा बानो नाम की लेडी हैं जिनको उनके हस्बैंड ने ट्रिपल तलाक दे करके, इंस्टेंटेनियस ट्रिपल तलाक जिसको हम कहते हैं, जिसमें एक ही मर्तबा तलाक 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 3 बार बोल के और उसको निकाल दिया जाता है अपने घर से। तो वो दे करके शायरा बानो को उसके हस्बैंड ने उसको घर से बेघर कर दिया था, अपनी फैमिली लाइफ में से भी अलग कर दिया था और कह दिया था कि आज से मेरा तेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है और तू तलाकशुदा है। तो उसने शायरा बानो ने इस चीज़ को चैलेंज किया, तो नीचे उसको कोई रिलीफ नहीं मिला, तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। अब जब सुप्रीम कोर्ट में आई तो उसकी जो नीचे से ऊपर तक की जो यात्रा थी और जो उसने यातनाएं झेली थी, जो उसकी दर्द भरी कहानी थी, ये जब हमारी माननीय उच्चतम न्यायालय ने देखी तो उन्होंने इस चीज़ का सुयो मोटो कॉग्निजेंस लिया। उसमें उन्होंने ये कहा कि जो मुस्लिम विमेन हैं वो जो हैं उनको इक्वालिटी का राइट नहीं दिया जा रहा है एज ऑफ नाउ, तो उनको इक्वालिटी का राइट मिलना चाहिए। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो उन्होंने कॉग्निजेंस लिया था, तो उस केस का टाइटल भी उन्होंने ये रखा कि मुस्लिम विमेंस क्वेस्ट फॉर इक्वालिटी। इसका मतलब ये होता है कि मुस्लिम औरतों की बराबर या समानता का अधिकार पाने की इच्छा, तीव्र इच्छा। तो उनकी जो क्वेस्ट फॉर इक्वालिटी है उसको कैसे उनको दिया जाए। तो ये एक जब केस दायर हो गया तो जो इक्वालिटी के खिलाफ काम करते थे, ख़ास तौर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुस्लिम औरतों के हक़ों के खिलाफ काम करता था, वो एकदम से हरकत में आ गए। एक और संगठन है जमायत उलमाए हिंद, वो हरकत में आ गए। ये सारे संगठन वो हैं जो अपने आप को इस्लाम धर्म का कस्टोडियन मानते हैं। वो मानते हैं कि हम धर्म के ठेकेदार हैं और हमसे ही इस्लाम धर्म चलता है और हम जैसे कहेंगे वैसे ही मुस्लिम कम्युनिटी को काम करना पड़ेगा। तो वो लोग हरकत में आए, उन्होंने भी अपनी पार्टी बनने के लिए अपनी अपनी एप्लीकेशन दायर करी और इस तरीके से ये जो केस था ये इम्पोर्टेंस इसको मिलती गई और बड़ा होता चला गया। और धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में से जो जो लोग इस चीज़ से ताल्लुक़ रखते थे, या तो वो तलाक से पीड़ित थे या फिर वो तलाक के सिस्टम के साथ अपनी सहमति रखते थे, वो सारे लोग आकर के इसमें पार्टी बने। इस तरीके से ये केस जो है बहुत बड़ा केस बन गया। मैंने जिनको रिप्रेजेंट किया वो हैं ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड। ये है एक पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान औरतों का सबसे बड़ा संगठन। एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड है। हमारा बोर्ड बनने के पीछे का जो कारण है, वो कारण अपने आप में ये चीज़ दर्शाता है कि हमारे यहाँ की जो औरतें हैं, जो हमारी मेंबर्स हैं, मुस्लिम विमेन जो हैं, वो हर तरह से प्रताड़ित की जाती थी और वो अपने हक़ के लिए गुहार लगाती थी और उनको अपने हक़ के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी थी। तो इन्होंने अपना संगठन बनाया और इस केस में वो पार्टी बनने के लिए उन्होंने मुझे अप्रोच किया। मैडम, 3 जजेस ने आपके हक़ में ऑर्डर दिया है और 2 जजेस ने कहा है गवर्नमेंट को कि वो इस पे लॉ बनाएं। तो वो ज़रा डिटेल में बताएं कि वो 3 जजेस ने क्या ऑर्डर दिया है और वो 2 जजेस का आपस में इनका 3:2 की जो वर्डिक्ट आया है उसमें क्या फ़र्क क्या है आपस में जजमेंट का? ये 3:2 जजमेंट जो आई है इसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी व्यू रखा गया है। जब भी किसी भी कोर्ट का मल्टीपल जजेस का बेंच होता है तो उसमें जो माइनॉरिटी व्यू होता है
वो इतनी अहमियत नहीं रखता है, लेकिन जो मेजॉरिटी व्यू होता है वो असली जजमेंट माना जाता है। तलाक का जो सिस्टम होता है ना, वो कई तरह के तलाक होते हैं। एक होता है तलाक बिद्दत, फिर होता है तलाक हसन, फिर होता है तलाक अहसन। तो इस तरह के अलग अलग तलाक के सिस्टम हैं। हालांकि जो होली कुरान है, वो कुरान के अंदर एक ही तरीके का तलाक लिखा गया है कि वो जो आमतौर पे माना जाता है कि 3 महीने के एक महीने के अंतराल पे तलाक बोल करके और बाद में तलाक दिया जाना चाहिए, ये माना जाता है। ये जो तलाक बिद्दत वर्ड है, ये बिद्दत जो वर्ड अपने आप में एक नेगेटिव मीनिंग रखता है। बिद्दत मतलब ख़राब, बिद्दत मतलब अनचाही चीज़, तो इसीलिए इसको तलाक बिद्दत कहा गया है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो ये फ़ैसला दिया, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो तलाक बिद्दत है, जो इकट्ठा 3 तलाक बोलने का सिस्टम है, ये एंटी कुरान है, क्योंकि कुरान में तो ये लिखा नहीं गया। एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इससे ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स वायोलेट होते हैं और राइट टू डिग्निटी भी वायलेट होता है। तो ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी कुरानिक होने के नाते इसको उन्होंने खारिज कर दिया कि तलाक बिद्दत गलत है और ये आज के बाद कभी नहीं होगा। इनका जो तलाक देने का सिस्टम है वो भी एक अलग तरीके का है। जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये वास्तव में एक सिर्फ एनजीओ की हैसियत रखता है। जैसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, समाज सेवा के लिए कोई एनजीओ बना लेता है, आप और मैं भी एनजीओ बना सकते हैं। तो ये कुछ परिवारों ने मिल करके एक एनजीओ बनाया था। इस एनजीओ ने जब देखा, ये महसूस किया, 1971 में बना था ये, जब इन्होंने देखा कि हमारे लिए कोई कानून ही नहीं बना है तो हम कानून बना देते हैं। तो इन्होंने, बावजूद इसके कि वो एनजीओ थे, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी कानून बनाने की। लेजिस्लेचर की अथॉरिटी तो सिर्फ लेजिस्लेचर को होती है, या पार्लियामेंट को होती है, या असेंबली को होती है। तो चूंकि इस कम्युनिटी के लिए कोई कानून हमारे देश में था ही नहीं, तो इन लोगों ने अपने आप को धर्म के ठेकेदार समझ के और एक कानून की किताब निकाल दी। और उस कानून की किताब का नाम भी इन्होंने रखा मजमूए कवानीन इस्लामी। ये किताब अगर कोई भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अगर पढ़ के देखेगा, और अगर इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन की लाइट में देख लिया इस किताब को, तो इस किताब की एक भी धारा इंसानियत से ताल्लुक़ नहीं रखती। मैं इतनी बड़ी स्टेटमेंट आपसे कह रही हूँ, कर रही हूँ। एक भी धारा कहीं किसी भी तरीके से औरत का किसी भी तरह का हक जो है प्रोटेक्ट नहीं करती है। डॉक्टर चंद्रा, ये बताएं कि आपको किस तरह के प्रेशर झेलने पड़े, किस तरह की मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ी, क्योंकि बहुत बड़ी एक लॉबी है मुस्लिम मेन की सारे हिंदुस्तान में। पॉलिटिशियन हो गए या ब्यूरोक्रेट्स हो गए, या जो ये जितने भी हम टीवी चैनल्स पे देखते हैं अलग अलग मुस्लिम लीडर्स आते हैं, तो उनका बहुत प्रेशर रहा होगा, तो उनको आपने कैसे झेला है? बहुत प्रेशर रहा, पूरे हर तरफ से बहुत प्रेशर रहा। पॉलिटिशियंस का भी रहा, धर्म गुरुओं का भी रहा, और कई बार तो मैं ये कह सकती हूँ कि वकीलों ने नहीं कोऑपरेट करके भी प्रेशर क्रिएट किया। तो ये तो रहा, क्योंकि ये देखिए बड़ा ही सेंसिटिव मामला है। ये लोग चाहते हैं कि इस मुद्दे को जो है रिलीजन के साथ जोड़ करके देखा जाए, लेकिन वास्तव में देखें तो ये ह्यूमन राइट्स का मुद्दा है, ये रिलीजन का मुद्दा नहीं है। मुझे धमकियाँ भी मिली जी। मुझे यहाँ तक भी कहा गया कि आप नॉन मुस्लिम हैं, फिर आप मुस्लिम औरतों के लिए क्यों लड़ रही हैं। मुझे ऐसे सवालों के भी जवाब देने पड़े। कुल मिलाकर के मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने बड़ी मुश्किल से हर हर्डल को पार किया। मुझे मीटिंग्स नहीं करने देते थे। मेरी जो प्रेसिडेंट हैं बोर्ड की, उनके खिलाफ अंट मीडिया में न्यूज़ देते थे। उनके खिलाफ यहाँ तक कि बोला जाता था कि ये तो खुद तलाकशुदा है और इसने बिना हलाला किए अपने हस्बैंड के साथ रह रही हैं। मतलब इतनी घटिया और घिनौनी बातें भी ये लोग बोलने से नहीं हटते थे। तो हमें दिक्कतें तो बहुत उठानी पड़ी। यहाँ तक कि जो विक्टिमाइज्ड लड़कियाँ होती थी, वो आकर के अपने बारे में या अपनी स्टोरी के बारे में ओपनली बताने से भी डरती थी कि अगर हम बताएंगे तो हमारी ज़्यादा पिटाई होगी। आपने देखा होगा कि बीच में एक किसी लड़की ने कहा था कि ये सब कुछ बंद होना चाहिए, और वीडियो वायरल हुआ था व्हाट्सएप के ऊपर कि ये कानून गलत है और इसको बंद होना चाहिए। वो लड़की जो है उसकी फैमिली को पता चल गया कि ये इस लड़के ने दिया है।
उसको माफ़ी मांगनी पड़ी पब्लिकली, टीवी चैनल में आकर के माफ़ी मांगनी पड़ी, उसको अपना वीडियो विड्रॉ करना पड़ा। लेकिन उस लड़की से जब मेरी मुलाकात हुई, जब मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा कि ये मुझे प्रेशर में आके करना पड़ा। तो इन लोगों ने बड़ी सारी कोशिशें करके देख ली कि हम इनको किसी तरह से चुप करा लें और जैसे हमारा काम चल रहा है वैसे ही चलता रहे। लेकिन इनकी ज़्यादतियों का अंत आ चुका था, इंतहा हो गई थी। इतनी ज़्यादा इन लोगों ने ज़्यादतियाँ कर रखी थी कि ये लोग बिल्कुल ही अंधे हो गए थे। इन्होंने ये तक सोचना बंद कर दिया था कि ये अपनी ही फ्यूचर जनरेशन्स के साथ, अपनी ही महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। सिर्फ महिला इनके लिए एक कमोडिटी बन के रह गया था। ये जजमेंट जो आई है, इस जजमेंट के बाद में सभी मुस्लिम महिलाएं इतनी खुश हैं कि वो ये कहती हैं कि आज हमने खुली हवा में सांस ली है, हमारी असली आज़ादी हमें आज मिली है। तो आपको किसी तरह को लाइफ थ्रेट भी आया अभी, क्योंकि ये जिस तरह से आपने बताया मेरे को कि स्टेक्स वर टू हाई और लोग ये जितने बहुत सारे लोगों की तो दुकानदारी बंद हो गई होगी आज, तो किसी तरह का लाइफ थ्रेट भी आया आपको? जी हाँ, मुझे लाइफ थ्रेट्स भी आए। उन्होंने स्ट्रेट अवे ये कहा कि स्टॉप इंटरफियरिंग इन अ रिलीजन। तो आई वॉज नॉट इंटरफियरिंग इन देयर रिलीजन, आई वॉज फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द मुस्लिम वीमेन, सो आई कंटिन्यूसली फॉट फॉर देम। कौन सी ऐसी चीज़ें आपको लग रही हैं कि जो मुस्लिम महिलाओं के ऊपर ये जो मर्द हैं मुस्लिम वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अपना हक जता रहे हैं, लेकिन वो कुरान में लिखा ही नहीं हुआ? कुरान में कहीं नहीं लिखा कि हम लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे। कई मुसलमान मैंने फैमिलीज़ ऐसी देखी जिसमें ये कहते हैं कि हम लड़कियों को नहीं पढ़ने देंगे। लड़कियां तो पढ़ने के लिए होती नहीं, हो तो घर के काम के लिए। दे आर मेंट टू सर्व द मैन, ये कहा जाता है कुरान में, ये मुस्लिम कम्युनिटी में, जबकि कुरान में कहीं नहीं ऐसा लिखा हुआ है। कुरान में तो बल्कि ये लिखा हुआ है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब थे, उनकी सबसे नापसंदीदा जो चीज़ थी वो थी तलाक। वो कभी नहीं चाहते थे कि किसी कपल का तलाक हो या कोई भी फैमिली टूटे, वो उसको सबसे दर्दनाक चीज़ मानते थे। कई ऐसी और भी कुप्रथाएं हैं जो इसमें चली आ रही हैं। अब बुर्का देख लीजिए, कुछ लोग 50% मुसलमान औरतें बुर्का पहनती हैं, 50% नहीं पहनती हैं। तो अब इसका क्या आप कयास निकालेंगे, क्या इसका मीनिंग आप निकालेंगे कि जो 50% नहीं पहनती है वो मुसलमान औरतें नहीं हैं, या जो पहनती हैं वो मुसलमान औरतें हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता, सारी की सारी मुसलमान औरतें हैं। लेकिन ये जो ऑर्थोडॉक्स हैं, जो 14 साल से इनकी प्रथा चली आ रही है, जो मानते हैं कि नहीं नहीं जी हम बुर्के के बिना हम बाहर नहीं निकल सकते, डरा धमका के रखते हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग आप इनको कह सकते हो, वो बुर्के के साथ चलते हैं, अदरवाइज बुर्के के बिना चलते हैं। हलाला है, कहीं आप देखिएगा कुरान पढ़ के कहीं हलाले का जिक्र तक नहीं है। कुरान के अंदर ना हलाला लिखा है और न इस तरह का जो है तलाक लिखा है कि आप इंस्टेंटेनियस। आप देखिए ना, 1400 साल पहले कुरान बनी थी। व्हाट्सएप तो अब आया, ये ईमेल तो अब आया। तो अभी व्हाट्सएप और ईमेल पे जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मुल्ला हैं या मुफ्ती लोग हैं, ये जो फतवा देते हैं, ये किस आधार पे देते हैं, क्यों देते हैं? ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। मैडम, ये जो अब 3 जजेस ने क्या लिखा है वो ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं कि उस थोड़ा सा शॉर्ट में कि 3 जजेस ने क्या लिखा है और 2 जजेस ने क्या लिखा है। ये जो 3 जजेस का मैंने आपको बताया, उन्होंने ये लिखा है कि जो ट्रिपल तलाक है, इंस्टेंटेनियस ट्रिपल तलाक है, जिसमें एक बार कहने से या ईमेल करने से या व्हाट्सएप करने से या मैसेज करने से जो तलाक हो जाता है, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो बनाई हुई दारुल कज़ाएँ थी, प्राइवेट कोर्ट्स थी, वो इसको मान भी लेती थी और उनको फतवा दे भी देती थी, सर्टिफिकेट दे देती थी। तो इसको खारिज किया है 3 जजों की बेंच ने। जहाँ तक सवाल है बाकी 2 जजेस का, तो उन्होंने ये कहा है कि इस इश्यू के ऊपर कोई कानून बना हुआ है नहीं हमारी कंट्री के अंदर। तो उन्होंने पार्लियामेंट को ये डायरेक्शन दी है कि इसके अंदर 6 महीने के अंदर अंदर आप कानून बनाइए। अभी हमारी डॉक्टर चंद्रा से बात हुई है और उन्होंने बहुत डिटेल से हमें बताया है कि किस तरह से महिलाओं के साथ इतने 1400 सालों से अत्याचार हो रहा था और कुरान के अंदर किसी तरह से ट्रिपल तलाक है ही नहीं, और उसका एक प्रोसीजर है किस तरह से आपने तलाक लेना है। पहले आप एक बार तलाक कहेंगे, फिर 1 महीने बाद एक बार कहेंगे, फिर एक बार कहेंगे, उसके बीच में दोनों फैमिलीज़ मिलेंगी, डिस्कस करेंगी और मैटर को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगी। तो ये एक कुरान के अंदर जो लीगल व्यू है, लीगली हो सकता है वो है। बाकी ये सब लोगों ने क्योंकि कानून थे नहीं मुस्लिम कम्युनिटी के, इसलिए उन्होंने हर एक ने अपने अपने हिसाब से अपनी दुकानदारी चलाई और महिलाओं के ऊपर बहुत
अत्याचार करा। तो अब ये सारा जो मसला है ये अब पार्लियामेंट में जाएगा और जिस तरह से इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग जजमेंट दी है 3 जजेस ने, उसी को बेसिस रखते हुए उम्मीद है भी बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया कानून बनेगा जिसमें मुस्लिम महिलाओं के राइट्स प्रोटेक्ट किए जाएंगे और जो इतने सालों से महिलाओं पे अत्याचार चल रहा है वो बंद हो जाएगा। इस तरह की जजमेंट और किसी भी मुस्लिम कंट्री में नहीं आई है और जितने बाकी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी इसको बेसिस रख के बाकी महिलाएं भी अपना केस लड़ सकती हैं। रवनीक मुंगिया, नेशनल बस के लिए, चंडीगढ़ से।